लास्ट टॉपिक क्या था? वही प्लास्टिड्स। नहीं नहीं, लास्ट क्लास जब हमारी लगी थी तो लास्ट टॉपिक हमारा था राइबोसोम्स, ठीक है ना। और राइबोसोम्स में हम बात कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर और यूनिट के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स थे, उसकी स्मॉल यूनिट और उसके लार्ज यूनिट में जो जो कंपोनेंट्स मिल रहे थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें 2 लाइन का, वो है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें ओरिजिन, राइबोसोम जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो एक्चुअली के अंदर हम जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स, और साथ में एक चीज होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक्चुअली फैक्ट्री है, इसको बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, है ना। लेकिन राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, बट वहां पे राइबोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट राइबोसोम बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे रॉ मटेरियल्स हमारे कहाँ से मिलते हैं? न्यूक्लियोलस से मिलते हैं। तो न्यूक्लियस से मिलने वाली चीजें कौन कौन सी है देखें यहाँ पे। जितने भी हमारे पास आरएनएस चाहिए, राइबोसोमल आरएनए, ऑल टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। हमने कितने टाइप के राइबोसोमल आरएनए देखे थे कल? 18S, 23S, 5S, 5.8S, अलग अलग तरह के देखे ना। सारे टाइप के राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। साथ ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स ये सब के सब मिलके सबसे पहले तो आते हैं कहाँ? बाहर की तरफ। ये आते हैं बाहर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आते हैं, तब साइटोप्लाज्म में आते आते ये अलग अलग यूनिट्स में बदल जाते हैं। स्मॉल सब यूनिट मान लेते हैं 40S और 60S, स्मॉल सब यूनिट्स में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि एक परफेक्ट राइबोसोम कैसे बनेगा। तो ये दोनों के दोनों सब यूनिट्स जो हैं आगे जाके पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के अंदर एक आयन होता है मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन Mg+2। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन की से इन्फ्लुएंस होके दोनों में फ्यूजन होता है। दोनों सब यूनिट्स जो है दोनों मिलके एक परफेक्ट राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में कितना? 70S और यूकैरियोट्स में कितना? 80S। तो ये अपने पास 80S का जो राइबोसोम बना है 2 यूनिट। तो 2 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो राइबोसोम का ओरिजिन कहाँ से? न्यूक्लियोलस से होता है। न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स कहलाती है। यहाँ पे राइबोसोम बनने वाला जितना रॉ मटेरियल से राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स सब क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर मैग्नीशियम आयन से दोनों सब यूनिट्स फ्यूज होती हैं और उसके प्रेजेंस में फ्यूज होकर एक परफेक्ट राइबोसोम तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक हमें बताया राइबोसोम्स बनते कैसे हैं। तो राइबोसोम्स का प्रोसेस ये वाला आता है। राइबोसोम के बाद अब हम जब आगे चलते हैं तो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है हमारे पास, देखिए टेक्स्ट बुक में अपन देखते हैं अपन अब कहाँ पहुंचे। सॉरी, राइबोसोम्स, है ना। अभी हमारे पास कौन सा टॉपिक आ रहा है? साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन के अंदर हम बात करें तो हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की। हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म में, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए, जिनको हम साइक्लोस्केलेटन बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड से भी पता लगा, साइटो यानी सेल, स्केलेटन यानी उसका स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो भी फाइबर्स जरूरी होते हैं वो सब हम साइक्लोस्केलेटल फॉर्मेट्स में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 टाइप के बताएं यहाँ पे, कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हम एक एक करके देखेंगे इनको। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर एज द साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन का मतलब क्या है? एक सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सेल के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम बात करें, सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कुछ
फाइबर से जो इसको ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर हम साइक्लोस्केलेटन को हटा दें तो सेल पिचक के बस इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। यानी सेल का जो भी साइटोप्लाज्म का जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो सारा स्ट्रक्चर बनने के लिए ज़रूरी कौन है? साइक्लोस्केलेटन फाइबर ज़रूरी हैं। तो ये उसको पूरा का पूरा एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो मोटिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट यानी सेल का खुद का मूवमेंट कराने में मदद करते हैं, मेंटेन करते हैं शेप को, जैसे अपन ने बताया शेप को मेंटेन कर रहे हैं। ये सारे काम जो है साइक्लोस्केलेटल कंपोनेंट्स के होते हैं। अब साइक्लोस्केलेटल कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए ब्लैक बोर्ड आ गया। साइक्लोस्केलेटल कंपोनेंट्स में 3 तरह के बताया अपन ने। सबसे पहला अपन ने बताया कौन सा? माइक्रोफिलामेंट। फर्स्ट नंबर पे आ रहा है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। यस, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ऐसे फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनका डायमीटर की बात करें अपन, डायमीटर इनका होता है 7 नैनोमीटर के करीब। माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर के करीब इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है? एक्टिन टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं इनको। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन कौन सा होता है? इनमें एक्टिन होता है, ठीक है ना। अब काम क्या करते हैं ये? तो इनका काम क्या है देखिए, एक तो एक काम है इनका सपोर्ट, सॉरी, ठीक है ना। सपोर्ट, सपोर्ट के बाद आता है हमारे पास मसल्स कंस्ट्रक्शंस, मसल कंस्ट्रक्शन, और एक होता है यहाँ पे साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस प्रोसेस क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट की वजह से साइक्लोसिस होता है। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। एक्चुअली सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ मटेरियल्स एक तरफ से एक पोर्शन दूसरी पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। तो ये मूव करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के लिए भी हमारे पास कौन से एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ बताया अपन ने, एक तो सपोर्ट का काम है, मसल्स कंस्ट्रक्शन का काम है, साइक्लोलाइसिस यानी साइक्लोप्लाज्मिक जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के लिए जो है ये मददगार होते हैं, काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास एक होता है माइक्रोट्यूबुल्स। सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं हमारे पास माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स देखिए कैसे, सेकंड नंबर पे माइक्रोट्यूबुल्स सेकंड नंबर के फिलामेंट। इन फिलामेंट्स का अगर देखें तो ये फिलामेंट्स थोड़े सिलेंड्रिकल कंडीशंस के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे होलो होते हैं ये वाले सारे। इसके अंदर इन होलो स्ट्रक्चर के अंदर इनका जो साइज की बात करें ना, तो इनका डायमीटर 2 अलग अलग टाइप का होता है, एक्सटीरियर डायमीटर और एंटीरियर डायमीटर। तो एक्सटीरियर डायमीटर की बात करें इनके, तो एक्सटीरियर डायमीटर होता है इनका कितना? 25 नैनोमीटर। और अगर हम इंटरनल इनका डायमीटर की बात करें तो वो होता है ओनली 15 नैनोमीटर के करीब होता है। तो ये इनके डायमीटर्स के साइज अलग अलग होते हैं। अब आते बने किससे होते हैं? 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दोनों के दोनों माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं, इनके फाइबर्स जो होते हैं अलग अलग से, डायमीटर अलग अलग हो गया। अब बनने का फॉर्मेशन कैसा होता है? जो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं? पहले रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होकर एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। किससे बनते हैं? ये रिपीटेशन से। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बार बार रिपीटेशन होने से पहले बनता है प्रोटोफिलामेंट, एक स्ट्रक्चर बन गया प्रोटोफिलामेंट। ऐसे प्रोटोफिलामेंट्स की जो यूनिट्स है सारी की सारी, उन यूनिट्स के अंदर क्या होता है? ऐसे यूनिट जो होते हैं वो लगभग 13 यूनिट्स ऐसी होती है प्रोटोफिलामेंट की।
प्रोटोफिलामेंट के 13 यूनिट्स मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं अरेंज, पैरेलल साइज में अरेंज होते हैं और फिर जाके बनता है एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है बता रहे हैं। सबसे पहले अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेटेड होके वो जब काफ़ी सारे बार बार रिपीट होते हैं तो प्रोटोफिलामेंट बनता है। ऐसे 13 पैकेट प्रोटोफिलामेंट 13 अलग अलग वो पैकेट्स मिलके बनाते हैं एक माइक्रो ट्यूब्यूल बनाते हैं। इस तरह से माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो अलग अलग बन जाते हैं। इनके यूज़ की बात करें अपन, देखिए माइक्रो ट्यूब्यूल्स जितने भी सीलिया होते हैं, पैरामीशियम में जानते हैं ना, सीलिया होते हैं पैरामीशियम सरफेस के ऊपर सीलिया, या फिर होते हैं फ्लैजिला, उनके बने हुए होते हैं। यूकैरियोट्स के फ्लैजिला जो होते हैं वो इसी से बने होते हैं, सीलिया। दूसरा है इनका स्ट्रक्चर, जो भी स्पेंडर फाइबर्स या सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी बोलते हैं किसी भी फिलामेंट के साथ जो साइटोप्लाज्मिक एडजॉइनिंग होती है, इस पॉइंट को बेसल बॉडी बोलते हैं, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट भी जो होता है ज़्यादातर जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर से ही बना होता है सारा का सारा। इसके अलावा जब कभी भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं। स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होने के ऊपर जो क्रोमोसोम्स जब एक सेल के अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनके मिलके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो उनको खींच के मेटाफेज प्लेट से अलग अलग कर देते हैं। अपन सेल्स जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम्स आइसोलेटेड होते हैं। तो उनको खींचने, उन प्रोटीन उन क्रोमोसोम्स को अलग अलग करने के लिए, दो अलग अलग पार्ट्स में बांटने के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो भी किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। तो दो टाइप के तो ये हो गए। एक लास्ट आता है हमारे पास, ये था इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें तीसरे नंबर पे आता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, जैसा नाम से पता लग रहा है इसका जो है स्ट्रक्चर जो है लगभग मिक्स टाइप का होता है। इसका अगर हम साइज की बात करें तो 6 से लेकर 11 नैनोमीटर का साइज होता है, 6 to 11 नैनोमीटर साइज होता है, तो लगभग इंटरमीडिएट साइज है इसका। प्रोटीन्स की बात करें तो ये किसका बना होता है, तो इसका मतलब होता है लेमिन प्रोटीन से बना होता है। लेमिन प्रोटीन से बना होता है ये वाला स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, पहला काम है इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा, सेल के बीच में जो जंक्शंस होते हैं उन जंक्शंस को बनाने के लिए ल्यूमिन प्रोटीन्स वाले जो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जंक्शन बनाने के टाइम भी ये इसका काम करते हैं। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के फिलामेंट्स थे जो अलग अलग से बनते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ये जो हमारे पास एक वर्ड आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी ए मोटाइल स्ट्रक्चर किसी सेल का, यूनिसेलुलर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपन प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया में भी देखते हैं कि भाई फ्लैजिला होता है मूवमेंट कराने के लिए। प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है। जब अपन क्लोमाइडोमोनास को देखते हैं तो उसके अंदर फ्लैजिला देखते हैं अपने को, है ना, जो मूवमेंट कराते हैं। ये फ्लैजिला कैसे बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स का भी फ्लैजिला होता है और यूकैरियोट्स का भी फ्लैजिला होता है, मगर दोनों के कंस्ट्रक्शन में प्रोटीन्स अलग अलग टाइप के काम में आते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो भी फ्लैजिला होता है उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। तो बात करें प्रोकैरियोट फ्लैजिला जो होता है ये बनता है फ्लैजिलिन से। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन से बना होता है, जबकि अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्लैजिलिन जो है वो बना होता है ट्यूबुलिन से। ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो, तो ये थोड़ा सा फ्लैजिला में थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। ये स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये होते हैं साइक्लोस्केलेटल बॉडीज। हमने 3 तरह के फिलामेंट बताए साइक्लोस्केलेटल बॉडीज के अंदर। हमने बताया इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक बताया अपन ने माइक्रो फिलामेंट और एक बताया माइक्रो ट्यूबुल्स। ये अलग अलग सी चीज़ें अपन ने 3 देखी हैं।
चलिए इसमें देखते हैं आगे, वापस अपन अपनी स्लाइड पे जाते हैं। चलिए जैसे अपन ने बताया अभी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइक्लोस्ट्रेटन। ये अपन ने बताया साइक्लोस्ट्रेटन के फिलामेंट्स के अपन ने टाइप्स देख लिया अलग अलग, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। अब बात आती है कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला, एक दूसरा टॉपिक है टेक्स्ट बुक के अंदर, सीलिया फ्लैजिला के बारे में स्पेशली अलग से टॉपिक दे रखा है अपने को। सीलिया या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? तो दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सरफेस के ऊपर, किसी सेल के सरफेस के ऊपर वो टाइनी फ्रिबिल्स निकले हुए हैं मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर। सीलिया क्वांटिटी में नहीं होते हैं, इसलिए सीलिएटेड सरफेस होती है, पैरामीशियम में अपन ने देखी है। दूसरी बात होते हैं फ्लैजिला, तो फ्लैजिला की क्वांटिटी कितनी, 1, 2 या 3 इतने फ्लैजिला हो सकते हैं। फ्लैजिला का काम होता है पूरी सेल को मूवमेंट कराना, जबकि सीलिया का क्या काम होता है? सीलिया इतने छोटे होते हैं कि वो सेल को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं सेल का, या फिर कोई फूड मटेरियल अगर सेल सरफेस के पास है तो उस फूड को सरफेस के ऊपर मूव कराकर गट या जहां से इगेशन करना है, फूड को इंटेक्ट करना है, उस पोर्शन तक फूड को पहुंचाने के लिए सीलिया काम कर सकते हैं, इतना सा मूवमेंट करा सकते हैं। मगर दोनों फाइबर से बने होते हैं। तो स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजेज टू मूवमेंट ऑफ द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। सेल के बाहर जो फ्लूइड है फूड मटेरियल से, उसको मूवमेंट करा सकते हैं, सेल को थोड़ा बहुत मूवमेंट करा सकते हैं। जबकि फ्लैजिला बहुत लॉन्गर साइज के होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अपन बताया प्रोटीन दोनों में कैसा होता है, फ्लैजिलिन प्रोकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट्स में क्या बताया अपन ने, ट्यूबुलिन। ठीक है ना, ये दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर। अब आते हैं सीलियम एंड फ्लैजिला में कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक टीएस देखिए, किताब में भी अपने को डायग्राम दिया है ये वाला, इसमें बताया है कि हमारा जो सीलिया होता है, सीलिया में फ्लैजिलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबके बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, बाहर की तरफ से कवर्ड सरफेस होता है, सबके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ कवर होता है। अब आते हैं देयर कोर एक्सोनिम हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनिम्स कहते हैं इस बाहर वाले इलाके को, ये जो आउटर स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, एक्सोनिम। ये एक्सोनम स्ट्रक्चर क्या का बना हुआ है, मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स काफी सारा। ये देखिए, ये बताया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एक स्ट्रक्चर है। हमने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बहुत सारे यूनिट से बने हुए होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स बताया था ना हमने, प्रोटोफिलामेंट्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के इंटीग्रेशन से इस टाइप की रिंग बन रखी है। तो ये एक रिंग नहीं, बल्कि यहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक यूनिट जो है वो डबलेट्स कहलाता है। डबलेट का मतलब दो अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स के फ्यूजन से एक डबलेट, एक डबल वाला स्ट्रक्चर बनता है, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स कहते हैं ये वाला। इन डबलेट्स के साथ में कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड, ये दिख रहे हैं आपको छोटे से, ये जो प्रोटीन्स रिंग दिख रही है ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स हैं। ऐसे डबलेट्स अगर हम बात करें इसके एक्सोनिम में, तो लगभग कितने बताएं अपन यहाँ पे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल एक्सोनिम में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये वाले 9 स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे देखा है। ठीक है ना, एक्सोनिम हैज द 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ द रेडिली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड a pair of central microtubules. This is called the 9+2 array. सेंटर के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सेंटर में हैं। तो 2 स्ट्रक्चर हो गए। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्वांटिटी कितनी है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट क्वांटिटी में होते हैं 9, सेंटर में कितने होते हैं 2। तो कंडीशन कैसी हो गई, 9+2 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो 9+2 एरे स्ट्रक्चर ये वाला है। इस स्ट्रक्चर के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स होते हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उनके इंटरकनेक्टेड के लिए यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, इसको बोलते हैं, देखिए, इंटर डबलेट ब्रिज। एक डबलेट दूसरे डबलेट से इस ब्रिज से गुजरा, ग्रीन वाले ब्रिज से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। सारे आपस में कनेक्टेड है। साथ ही एक स्पॉक है, स्पॉक कहते हैं एक छोटी सी लकीर बाहर निकली हुई है, ये देखिए स्पॉक से बाहर निकले वाले, इनको क्या बोला, रेडियल स्पॉक्स। रेडियल स्पॉक्स के थ्रू सारे के सारे जो पेरिफेरल डबलेट्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो सेंटर सिस्टम से आपस में कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे। उसके लिए हम बात करें तो जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बाहर एक शीट पाई जाती है,
रेड कलर की शीट आपको दिखाई दे रही है ये वाली बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये पेरिफेरल शीट्स जिसको बोलते हैं सेंटर शीट। और जितनी भी सेंटर शीट होती है ना, सारे के सारे ये बताया अपन ने, जो रेडियल स्पॉक्स होते हैं सारे रेडियल स्पॉक्स सेंटर शीट से जुड़े होते हैं। ये देखिए ये भी सेंटर शीट से कनेक्टेड है, सारे सेंटर शीट से जुड़े हुए होते हैं चारों तरफ से। तो इस रेडियल स्पॉक सेंटर शीट से जुड़े होते हैं। बीच में जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दोनों, वो भी आपस में एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। ये कंडीशंस किसी भी सीलिया फ्लैजेलम में मिलेगी, किसी माइक्रोट्यूब्यूल्स में मिलेगी। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं 9+2 कंडीशंस। ज्यादातर यूकैरियोट सेल के अंदर 9+2 कंडीशंस ही माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, अपने को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो द सेंटर ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज and are enclosed by the central sheet. It is connected to one of the doublets of each peripheral doublets by the radial spokes. Radial spokes से आपस में जुड़े होते हैं। Thus there are 9 radial spokes. एक एक डबलेट से एक एक निकला हुआ है ना, तो टोटल स्पॉक्स भी कितने निकले हुए हैं? टोटल 9 स्पॉक्स निकले हुए अपने पास। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकेज। ये ग्रीन वाला लिंकेज से मैंने बताया था। फिर आता सीलियम एंड फ्लैजिलम। सीलियम यानी सिंगल, सीलिया बहुत सारे। Cilium and flagellum emerge from the centrioles like structure called the basal body. जैसे ये है तो ये तो अपने टीएस काटी है। अगर फ्लैजिलम सेल को देखो तो काफी लंबा होगा सीलिया। सीलिया कहीं ना कहीं से क्या बताया, सीलियम जो है कहीं ना कहीं सेल के साथ इस तरह से इंटीग्रेटेड होता है, जहां से जिस बॉडी से जुड़ा हुआ है ये पोर्शन कहलाता है इसका बेसल बॉडी। तो सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज, धसा हुआ होता है from the centriole like structure that is called the basal bodies, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी होती है। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं इसके साथ ही, जब हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक छोटा टॉपिक और दे रखा है अपने को बुक के अंदर, देखिए वो है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स। बेसिकली प्लांट सेल की नहीं, हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल से बिना लेयर का है, बट प्रोटीन्स का एक, बहुत सारे प्रोटीन्स ट्यूबुल्स का एक पूरा क्या है ग्रुप है। और उसके लिए भी हम बात करें कि 2 अलग अलग ग्रुप हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे होते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन लगे होते हैं, एक ऐसा लगा हुआ है। तो परपेंडिकुलर कंडीशंस में 2 कवर हैं। तो सेंट्रोसोम्स इज एन ऑर्गेनल्स कंटेनिंग 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोसोम। और जो इसके 2 परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, परपेंडिकुलर सेंट्रल स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं इसके? सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल्स ये रहा और एक सेंट्रियोल्स ये रहा, 2 सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं। सेंट्रियोल की स्पेशलिटी क्या होती है कि दे आर सराउंडेड बाय ये बताएंगे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, सराउंडेड बाय द पेरीसेंट्रियोलर, चारों तरफ से कुछ प्रोटीन से, काफी चीजों से, मटेरियल से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। द सेंट्रियोल्स लाइक बताएं, द सेंट्रियोल्स लाइक periperpendicular to each other, they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन। तो मेन आ गया प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन फाइबर कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? ऑल द सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोसोम्स जो है किस टाइप के प्रोटीन से बने हुए हैं? ट्यूबुलिन से बने हुए हैं। ट्यूबुलिन के कितने ग्रुप बने हुए हैं इसकी पेरिफेरल सरफेस के ऊपर? 9। अब देखें 9 ये वाले हैं, ध्यान से देखें इधर। इस 9 स्ट्रक्चर के अंदर आप एक यूनिट में देखिए, एक सिंगल यूनिट जो है वो डबलेट से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे कितने बसे हुआ है? ट्रिपलेट से बना हुआ है। 3 अलग अलग पैकेट्स, 1 2 3, ये एक बना हुआ है। तो ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल कितनी? 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर्स ट्यूबुलिन्स लगे होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कंडीशंस में है। The adjacent triplets are also linked. जितने भी ट्रिपलेट्स हैं आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड हैं, आपस जुड़े हुए हैं सारे के सारे आपस में, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। तो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन गई जो बीच में से कैसी है? होलो है। बता द सेंटर पार्ट, खाली जगह जो बीच की है ना, वो बता द सेंटर पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस, यानी वहां पर भी प्रोटीन अवेलेबल होता है बीच में सेंटर होलो पार्ट्स में। और वहां जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन को अपन बोलते हैं हब proteins, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes
मेड ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो बीच वाला हॉलो स्पेस है, इस बीच वाले हॉलो स्पेस के अंदर हब प्रोटीन्स मिलते हैं, और ये हब प्रोटीन अपने पेरिफेरल जो भी ट्रिपलेट्स हैं उनसे स्पॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे स्पॉक्स हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर में आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेजल बॉडी, तो इन्हीं सेंट्रियोल से किसी भी फ्लैजिलम का बेजल बॉडी बनता है ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड स्पिंडल फाइबर that give rise the spindle apparatus during the cell division। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होने वाले फाइबर्स जो बनते हैं, जो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बाइफर्केट करने का काम करते हैं, उन फाइबर्स को भी, वो फाइबर्स बनते कहाँ से हैं, तो वो फाइबर्स बनते हैं कहाँ से, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोमियर से जो है उनका ओरिजिन होता है। तो ये सेंट्रोसोम्स का जो है हमारे इसमें यूज था। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो अपन ने इसमें देखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट बॉडीज थी जो हमने अपनी बुक में देखा। साइक्लोस्केलेटन देखा अपन ने, ये स्ट्रक्चर को अपन ने स्टडी किया, और इसके बाद सीलियम और फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर के बाद सेंट्रोसोम्स को देखा। यहाँ तक हमारे पास साइक्लोस्केलेटल बॉडीज, सेंट्रोसोम्स वगैरह और सारे सेल ऑर्गन्स आ गए। अब हमारे पास एक चीज साइटोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं, तो साइटोलॉजी में हमने सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया था। सेल मेम्ब्रेन देखी, सेल वॉल देखी, साइटोप्लाज्म को देखा, साइटोप्लाज्म के अंदर कंपोनेंट्स देखे, तो हमने 3 तरह के डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स स्टडी किया, सिंगल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर, और हमने कुछ विदाउट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स के बारे में भी स्टडी की, लाइक द सेंट्रोमियर्स, ठीक है। बट इसके अलावा भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हमने स्टडी नहीं की है, वो है द माइंड ऑफ द सेल, ठीक है ना, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जब लास्ट टॉपिक इस लेसन का बचता है ना, वो बचता है हमारा किसका, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सब कैसे होती है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपने सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। साथ ही साथ आपने अपने ये भी याद रखा कि जो न्यूक्लियस है सेल का, वो भी डिस्कवर किया गया किसके थ्रू, रॉबर्ट ब्राउन ने उसको स्टडी किया था। सबसे पहले डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट ब्राउन थे। कैसे, देखिए, चलिए देखते हैं सर इसके न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस, एक तो ये चीज आ गई आपके पास कि न्यूक्लियस जो है वो 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस की पहली हिस्ट्री जो ये वाली आती है सामने की साइड। इसके अलावा बात करते हैं न्यूक्लियस जो है, थ्रेड ऑब्जर्व इन द फ्लेम, जो फ्लेमिंग थे बाद में एक साइंटिस्ट, फ्लेमिंग ने से न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखा, जिसको उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के बारे में पता लगाने वाले कौन थे, फ्लेमिंग थे, जिन्होंने बताया। नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले याद रहे, ज्यादातर जाते हैं मैनी सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस। उनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है अपने को ज्यादातर सेल्स के अंदर। मगर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ना होता है। कोई बता सकता है कोई ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो ही नहीं? यस, वेरी गुड। फर्स्ट है आरबीसी, है ना। आरबीसी के अलावा अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल के अंदर भी एक सेल ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो एक तो हो गया हमारे पास आरबीसी, मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। एक होता है हमारे पास प्लांट के अंदर सीव्स ट्यूब्स, फ्लोएम के कंपोनेंट जानते हैं ना, फ्लोएम के कंपोनेंट के अंदर सीव्स ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर भी यह चीज नहीं होती। सीव्स ट्यूब्स, उसके अंदर भी इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं मिलता है। साथ ही बात करें, कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। याद कीजिए जब हम फंगस के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो फंगस में आपने देखा था फंगस 2 टाइप की होती हैं, सेप्टेड और असेप्टेड, है ना। तो अगर सेप्टेड होगी तो वो सिंगल सेल्स वाले होंगे, एसेप्टेड होगी तो कैसा होगा, सबका साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, है ना, उसका पूरा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फंगस में ऐसा दिखता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस आती है।
इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है। कौन सी? हमारी स्केलेटल मसल्स। हमारे स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कैसा है? बिल्कुल सेप्टेड नहीं है। साइटोप्लाज्म जो है उनका सार्कोमियर्स जिसको बोलते हैं, सार्कोमियर सबका कनेक्टेड है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस अलग अलग ग्रुप में देखने को मिलते हैं। तो हमारे स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जिनमें काफ़ी सारा जो न्यूक्लियस हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन ने बताया एक चीज़ और याद रखें इसमें, हमने बताया स्केलेटल मसल्स, दूसरा है एक याद करने वाली चीज़ है एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म जानते हैं ना? जब इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए उसके सराउंडिंग एक टिश्यू कल्चर इकट्ठा हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आपने सबने कोकोनट वाटर तो पिया होगा ना, कोकोनट टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल पानी। नारियल पानी क्या है? एक्चुअली हम एंडोस्पर्म हो, तो नारियल पानी क्या है? वो एक तरह का एंडोस्पर्म है, फ्लूइड फॉर्म के अंदर एंडोस्पर्म है। और उसको अगर आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, अगर अच्छी क्लियरिफाइड माइक्रोस्कोप देखोगे तो आप देखेंगे उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उस पूरे नारियल पानी के अंदर बहुत सारे अनगिनत न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, बार बार रिपीट होते हैं, सारे उस फ्लूइड में मिलते रहते हैं, कहीं भी सेल नहीं बनती है, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होते रहते हैं। तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस अपने को एंडोस्पर्म में देखने को मिलती है। और सबसे परफेक्ट एंडोस्पर्म अगर आप देखें लाइव कंडीशन में तो वो हमें कोकोनट वाटर जो होता है, टेंडर कोकोनट वाटर, उसके अंदर हम बहुत न्यूक्लियस देख सकते हैं। तो एंडोस्पर्म वाली कंडीशंस भी, तो ये सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। तो ये अपन ने अभी देखी किसी कंडीशंस। अब हम बात करेंगे किसकी? उसकी स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसका न्यूक्लियस के उसके कंपोनेंट जो हैं, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन के प्रकार, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगले टॉपिक के अंदर, अगले लेसन के अंदर हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, ओके।